नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी सेंटर बाय भूपेंद्र सर में। दोस्तों, जनरल स्टडीज़ से संबंधित हम अपने पहले सेगमेंट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसके अंतर्गत हम इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दे रहा है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच क्या अंतर है। तो इसके अंतर्गत जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के डिफरेंट को आपको इसमें जानना होगा। तो आप इसमें अपना दिमाग लगाएं, इसमें कौन सा प्रश्न होगा, तो जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करें। इसमें जो सही उत्तर होगा डी आंसर होगा, शुद्ध विदेशों से निवल विदेशी आय। इसके अंतर्गत दोस्तों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जीएनपी में हम देश के समस्त राष्ट्रीय आय के साथ साथ विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल करते हैं, जबकि जीडीपी के अंतर्गत हम विदेशों से प्राप्त इनकम और आय को जो है शुद्ध आय को निकाल देते हैं। तो इसमें डी आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, किसी परिकल्पित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 15% है, सकल घरेलू उत्पाद की अवस्फीतिक वृद्धि दर 5% है। यदि जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर क्या होगी। दोस्तों, यह एक गणितीय कैलकुलेशन है। जब आप हमारे मेन क्लास में आएंगे तो उसमें ये कैलकुलेशन के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस तरह के आंकड़ों को निकाला जाता है। ऐसे प्रश्न खास करके एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग तथा यूजीसी नेट वगैरह में आने के चांस होते हैं। तो में सही आंसर हमारा दूसरे में ए आंसर होगा 8%। 8% इसमें हमारा सही आंसर है, ए आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से निवल कारक आय का योग है, यानी इसमें जो है जीडीपी और विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ रहा है। इसका मतलब होगा जीएनपी, यानी सही आंसर हमारा सी होगा, सी आंसर होगा जीएनपी। जीएनपी के अंतर्गत ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंतर्गत हम सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है उसको भी शामिल कर लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस्ड बाई। तो इसके अंतर्गत हमारा जो होगा सही आंसर होगा ए आंसर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ए आंसर हमारा सही होगा। सीएसओ द्वारा ही हर साल प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जो है प्रस्तुत की जाती है, जो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों का जो है प्रदर्शन और निर्देशन किया जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी जीएनपी में हम किसे शामिल नहीं करते हैं। यही सीधे प्रश्न है। तो इसमें आप अपना दिमाग लगाएं। हमारे हिसाब से तो इसमें बी आंसर सही है, हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफ़र पेमेंट। हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफ़र पेमेंट जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। ये ऐसे आय होते हैं जो एक व्यक्ति द्वारा कमाई गई होती है, जिसे बाद में मिलता है। इसके अंतर्गत हम पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि को हम शामिल करते हैं। यानी पेंशन वगैरह जो ट्रांसफ़र पेमेंट है वो उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, यानी हमारा इस तरह से बी आंसर बिल्कुल सही है। छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, तो इसमें छठवें में हमारा बी आंसर होगा, यानी एनडीपी बराबर राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय। यानी राष्ट्रीय आय में से विदेशों से शुद्ध साधन आय को अगर हम निकाल देंगे तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, 6 में जो है बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना का सूत्र है। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। जब आप क्लास करेंगे तो उसमें देखेंगे
कि बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात करेगा तब हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को लेंगे, यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का ऑप्शन इसमें से कोई नहीं दिख रहा है, न यहाँ है न इसमें है, न इसलिए ये सारे प्रश्न पहले ही गलत हो जाते हैं। तो तेज़ी से हम प्रश्न को हमें हल करना है, तो समय बचाते हुए हमें ये फैक्टर कॉस्ट को पहले ढूंढना है। तो फैक्टर कॉस्ट अगर नहीं है तो हम डी आंसर मारेंगे, हमारा आंसर सही डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी व्यय हस्तांतरण भुगतान का प्रकार है। तो इसमें इससे पहले भी मैंने प्रश्न ऐसा जिक्र किया था, तो इसमें सही आंसर होगा सिविल सेवकों का पेंशन। पेंशन एक ट्रांसफ़र भुगतान होता है, हस्तांतरण आय जो कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय आय क्या है। यहाँ पर राष्ट्रीय आय का एक तरह से डेफिनेशन पूछ रहा है। तो जब राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर व्यक्त की जाती है तो ये बिल्कुल नहीं होगा, चालू कीमतों पर बिल्कुल नहीं होगा। जब राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर व्यक्त की जाती है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में परिवर्तन से संबंधित है, ये नहीं होगा। कीमत में परिवर्तन से संबंधित है, तो इसमें सही आंसर हमारा बी होगा कि जब राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर, यानी आधार मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वास्तव में उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जो चालू मूल्य पर की जाती है उसे मौद्रिक या नॉमिनल राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जो कि सही गणना नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 2015 से 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया है। और दोस्तों एक चीज़ बता दें कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष अब तक कुल 8 बनाए गए हैं, जिसकी गणना हम अन्य क्लासों में डिटेल करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा 10वां जो प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत आय में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल होते हैं, यानी पर्सनल इनकम में क्या जो है शामिल नहीं किया जाता है, इसके बारे में दे रहा है। तो इसमें सही आंसर हमारा 10 में डी हो रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट टैक्स, यानी जिसका वितरण नहीं होगा। तो 10वें में हमारा सही आंसर डी हो रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है 11 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी इसमें कौन सी विधि है जिसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। 11 में हमारा होगा सकल घरेलू निजी विनियोग, इसको शामिल नहीं करते हैं। सकल घरेलू निजी विनियोग के साथ साथ विदेशों से जो प्राप्त आय है उसको भी शामिल किया जाता है। तो सही आंसर इसमें हमारा ए होना चाहिए और ए आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को विकसित किया, यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इसमें सही आंसर हमारा होगा सर विलियम पेटी। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इन्होंने राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को दिया, लेकिन वास्तव में नेशनल इनकम अकाउंटिंग को विकसित करने का, डेवलप करने का जो काम किया था वो साइमन कुजनेश ने किया था। और इस दृश्य से प्रश्न के हिसाब से इसमें सर्वप्रथम पूछा है तो ए आंसर होगा, लेकिन नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो जाना जाता है मुख्य रूप से साइमन कुजनेट से संबंधित है, ये उनके नाम से जाना जाता है। प्रश्न के हिसाब से ए आंसर होगा, लेकिन ज़्यादातर महत्वपूर्ण परीक्षाओं में साइमन कुजनेट का ही नाम आता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में 4% प्रतिवर्ष की विकास दर मानकर जीडीपी में कृषि सेक्टर में 20% योगदान के साथ देश की जीडीपी विकास दर में इसका क्या योगदान होगा। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हमें क्या निकालना है, परसेंटेज भर निकालना है। यानी अगर देखा जाए तो जो 20 दिया है उसका 20 का 4/100% निकाल देंगे, सही मान आ जाएगा। यानी इसमें हमारा जो सही होगा 0.8% हमारा डी आंसर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आय चालू कीमत पर व्यक्त की जाती है तो इसे क्या कहते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर आपको क्लास नहीं दे रहे हैं, प्रश्न बैंक के संग्रह को आपके सामने रख रहे हैं, तो तेज़ी से इसमें करेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी अवधारणाओं का थोड़ा सा बताएंगे। जब हम मुख्य क्लास करेंगे नेशनल इनकम का या और भी विगत में हमारे जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे, तो राष्ट्रीय आय के चैप्टर में हम इसकी विधिवत व्याख्या जो है सूत्र के रूप में किए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्रश्न को केवल हम यहाँ तेज़ी से हल कर रहे हैं, जिससे आपकी स्पीड जो है एक दिवसीय परीक्षाओं में तेज़ी से बनी रहे और प्रश्न का समझ भी बना रहे। तो जो 14वां प्रश्न कह रहा है कि चालू कीमत पर व्यक्त
व्यक्त की जाती है। तो यानी चालू को हम द्राविक आय यानी मौद्रिक आय एक तरह से कहते हैं। तो सी आंसर हमारा सही है। इसे काल्पनिक भी कहा जाता है। प्रश्न के हिसाब से बी और सी दोनों है। अगर देखें तो इसमें हम जो चालू कीमत होता है उसको हम मौद्रिक कीमत, द्राविक कीमत या नॉमिनल या नाम मात्र का या सांकेतिक कीमत भी कहते हैं। यह राष्ट्रीय आय की गणना का वास्तविक मूल्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति को जो है इंक्लूड होता है। राष्ट्रीय आय की गणना में हमने देखा कि स्थिर मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय की गणना है वही वास्तविक मानी जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत की जीएनपी के आकलन में विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय रही है। यानी एक तरह से ये ट्रेंड पूछ रहा है। तो जीएनपी के आकलन में तो अगर देखा जाए तो ये ऋणात्मक ही देखने को मिली है। यानी जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है वो हमेशा ऋणात्मक ही रही है। इसलिए जीएनपी हमारा जो है जीएनपी की तुलना में जीडीपी ज़्यादा ही रही है। तो हमारा ए आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 16वां। जीएनपी एवं एनएनपी का अंतर बराबर होता है। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट के बीच क्या अंतर होता है? अगर इसका हम एनएनपी का फार्मूला निकालें तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन या ह्रास। तो इसमें पूंजी की घिसावट वाला आंसर सही होगा, यानी डी आंसर होगा। पूंजी की घिसावट को हम प्रयोग की लागत या उपभोग की लागत भी कहते हैं। अगर हमें शुद्ध आय को प्राप्त करना होता है तो सकल में से हम घिसावट को निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है VKRB राव संबंधित हैं। तो VKRB राव जो है हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय से संबंधित हैं, राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का वैज्ञानिक प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। भारतीय अर्थशास्त्रियों में से राष्ट्रीय आय पर बुनियादी कार्य किसने किया है? तो इसमें सही आंसर होगा VKRB राव। इनके बारे में थोड़ा डिटेल बता दें। जब 1949 में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन PC महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी, उसमें 2 अन्य सदस्य भी नियुक्त किए गए थे, जिसमें से एक VKRB राव थे पहले सदस्य। VKRB राव भी थे और जो दूसरे सदस्य थे प्रोफेसर गॉडगिल थे। यानी PC महालनोबिस की अध्यक्षता में VKRB राव और प्रोफेसर गॉडगिल के सदस्यता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। तो इस हिसाब से जो प्रश्न का जो आंसर होगा डी आंसर हमारा सही हो रहा है। दोस्तों ऐसे प्रश्न काफ़ी जो है जटिल यूपी PCS और समीक्षा अधिकारी टेट सीटेट में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इसमें सीधे अध्यक्ष न पूछ करके सदस्यों के बारे में पूछ ले रहा है। तो VKRB राव राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य थे और दूसरे सदस्य प्रोफेसर गार्डियल महोदय थे। तो अगला जो प्रश्न 19वां हमारा है उसमें ये सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में किन वस्तुओं के प्रकारों को सम्मिलित किया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं जिसकी डिफिनेशन इसमें क्या होगा? मध्यवर्ती वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं या अंतिम वस्तुएं। तो परिभाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो फाइनल गुड है, फाइनल गुड को हम शामिल करते हैं, यानी अंतिम वस्तुएं। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, सी आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण यानी NSSO का गठन कब किया गया? तो NSSO का गठन जो है राष्ट्रीय आय तथा अन्य देश के आंकड़ों को इकट्ठे करने के लिए नेशनल सैंपल सर्वे का गठन किया गया था, जो 70 के दशक में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। हाल के वर्षों में सरकार ने NSSO और CSO को मिलाकर के नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस का गठन किया है, जिसका मुख्यालय दिल्ली होगा। और एक तरह से CSO और NSSO को मर्ज करने का प्रयास सरकार द्वारा की जा रही है। प्रश्न के हिसाब से जो हमारा आंसर होगा बी आंसर होगा, यानी NSSO का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक लेखांकन की अवधारणा किसने की? यानी सोशल अकाउंटिंग की अवधारणा किसने की? तो सोशल अकाउंटिंग की अवधारणा प्रोफेसर हिक्स महोदय ने 1942 में की थी, 1942 में। और ये एक महत्वपूर्ण इनका इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि में निम्न में से किसको नहीं जोड़ा जाता है? यानी व्यय विधि में क्या शामिल? एक्सपेंडिचर मीटर। दोस्तों आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम 3 विधियों का सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। उत्पाद विधि,
आय विधि और व्यय विधि। तो व्यय विधि में हम अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं करते हैं, बाकी जो अन्य व्यय निवेश हैं, खर्चे हैं, उनको हम शामिल करते हैं। तो सही आंसर इसमें हमारा सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आय वितरण एवं जीवन स्तर यापन स्तर समिति के प्रमुख थे। तो दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। एक समिति आय वितरण एवं जीवन यापन स्तर समिति बनी थी और इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस महोदय जी थे। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो रहा है? बी आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? यानी ऐसी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम उन्हीं चीज़ों को शामिल करते हैं जो मौद्रिक हो, यानी जिसका मौद्रिक मूल्य हो, यानी किसी कार्य के बदले में दिया गया पारिश्रमिक आर्थिक पुरस्कार ही राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। अगर किसी को फ्री में या मदद के रूप में किया गया कार्य है उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। तो अगर इस विशेषता को ध्यान में रखेंगे तो हमारा सही आंसर सी होगा। यानी एक माँ जो घर में बिना फीस लिए हुए बच्चे को अपने पढ़ाती है तो वो जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। अगर वही माँ दूसरे बच्चे को पढ़ा करके ट्यूशन फीस लेती है तब वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। तो इस तरह से हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखा जाए क्या कह रहा है। इसमें कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी डिटेल व्याख्या हमारी क्लास में आप देखिएगा। 24 क्या कह रहा है कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है। साधन लागत का मतलब मीन्स होता है फैक्टर कॉस्ट, यानी फैक्टर कॉस्ट पे जो है ये पूछ रहा है जीडीपी का आकलन। तो अगर जो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इन ऑप्शनों को देख करके आप जो है आंसर निकालने की कोशिश करिए। हालांकि मैं सवाल का उत्तर जरूर दूंगा। इसमें जो 25 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यही सही आंसर होगा। फार्मूला को आप कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो ऐसे प्रश्न जो है एसएससी और अन्य परीक्षाओं में आजकल आ रहे हैं, आप आसानी से हल कर लेंगे। दोस्तों, आप एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जहां पर फैक्टर कॉस्ट पूछेगा वहां पर आप मार्केट प्राइस और में इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और ग्रांट अनुदान को जोड़ देंगे, यानी सब्सिडी को। लेकिन जहां पे मार्केट प्राइस पूछेगा वहां फैक्टर कास्ट में से इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और सब्सिडी को घटा देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच क्या अंतर है। ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या अंतर है। तो इसमें बी आंसर हमारा होगा घिसावट, यानी एनएनपी अगर हमें प्राप्त करना है तो जीएनपी में से घिसावट को निकाल देंगे। इसी को हम डेप्रिसिएशन या ह्रास कहते हैं। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा, बी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा एक गणितीय प्रश्न है, इसको आप देखिएगा और जो गणित के विद्यार्थी हैं वो हल करेंगे। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं करना है। तो जो इसमें ए आंसर सही है और आप लोग हल करके इसको ए आंसर लाइए। इसमें वही 110 और 100 में 15% की वृद्धि की बात कर रहा है, यानी अगर देखा जाए तो उसको माइनस करेंगे निकल आएगा 5%, इसमें सही आंसर होगा। 28 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि भारत में अधिकतम बचत दर्ज की जाती है, यानी जो सेविंग है किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। तो सही आंसर होगा हमारा घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड जो सेक्टर होता है हमारे यहाँ पर बचत उसकी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है, यानी इसमें एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में है। तो जो उच्च प्रति व्यक्ति आय है वो हमारे लक्षण नहीं है। हमारे देश का जो लक्षण है वो निम्न प्रति व्यक्ति आय में से है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में पिछले वर्षों में कमी आई है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके सही कारण नहीं है। इसमें नहीं है पूछ रहा है। देखो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि 1950-51 में जहाँ पर कृषि और अन्य क्षेत्रों का योगदान
1950 के आसपास जो था वो 55-56% से अधिक था, लेकिन हाल के वर्षों में ये घटते घटते लगभग 15% पर आकर रुका हुआ है। इसका मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में गिर रहा है। और इसका जो मेन कारण है, इसका मुख्य कारण है, इसमें जितने भी ऊपर के कारण हैं, जैसे अर्थव्यवस्था में गैर कृषि क्षेत्रों की अपेक्षता तीव्र वृद्धि हो रही है अन्य क्षेत्रों में, यानी सेवा क्षेत्र और औद्योगिक में, इसलिए लोग कृषि में नहीं आना चाहते हैं। कृषि का ग्रोथ कम है। कृषि वस्तुओं पैदावार में स्थिरता में धीमी वृद्धि है, ये भी एक कारण है। शिक्षित ग्रामीण युवाओं का व्यवसाय के रूप में नहीं अपना रहे हैं। अगला है कृषि वस्तुओं के संदर्भ में निम्न मूल्य वर्धन। तो इसमें जो है सी आंसर होगा, बाकी सब कारण जो है हैं। तो इस तरह से दोस्तों 30 क्वेश्चन को हम आपके सामने रखे हैं और इन 30 प्रश्नों पे हमने तेज़ी से जो है आंसर देने की कोशिश किया है। दोस्तों इस सेगमेंट के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास प्रश्न बैंकों का संग्रह रखेंगे और इसमें जो कुछ मूलभूत कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सामने रखेंगे और मुख्य क्लासेस जो है वो मूल क्लास में आप पढ़ लेंगे फार्मूला वगैरह को, तो आपको ऐसे प्रश्न को हल करना बड़ा आसान होगा। दोस्तों आपसे एक अनुरोध होगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ताकि आपको GS से संबंधित, खास करके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से संबंधित अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके सामने प्रस्तुत हो। नमस्कार, धन्यवाद।